गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे राजनीतिक चिंतक जे.एस. मिल का हम अध्ययन कर रहे हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल के हम अलग अलग विचारों को देखते हुए आज की कक्षा में हम मिल के जो राजनीतिक विचार हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, हमने ये देखा कि उनकी जो पुस्तक है ऑन लिबर्टी, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता के संबंध में विचार प्रदान किए थे। एक इनकी पुस्तक है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने राज्य और प्रतिनिधि शासन पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने राज्य के संबंध में और राज्य की शासन व्यवस्था के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में प्रजातंत्र के बारे में सब कुछ अपने विचार उसमें उल्लेख किए हैं। तो आज हम उनके विचारों को एक एक करके समझेंगे कि उन्होंने इसके संबंध में क्या अपने विचार प्रकट किए हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं राज्य के संदर्भ में कि राज्य के संदर्भ में उन्होंने अपने क्या विचार प्रदान किए। देखिए, मिल ने अपने दर्शन में समाज शब्द का प्रयोग किया है राज्य के लिए। मिल ने अपनी फिलोसॉफी में समाज शब्द का प्रयोग किया है, और ये जो शब्द का प्रयोग किया है ये राज्य के अर्थ में किया है, राज्य के लिए किया है, राज्य के संदर्भ में किया है। बात समझ में आ गया आपको? कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस विचारक ने समाज शब्द का प्रयोग राज्य के संदर्भ में किया है, तो आप जे.एस. मिल बता सकते हैं। मिल राज्य को स्वार्थ की अपेक्षा मानव इच्छा का परिणाम समझता है। आई बात समझ में? ये किसी प्रकार की स्वार्थ की पूर्ति का साधन के रूप में नहीं मानता है, बल्कि मानवीय इच्छा का एक परिणाम समझता है। मिल कहते हैं कि एक विश्वास वाला व्यक्ति एक ऐसी सामाजिक शक्ति है जो कि 99 कोरे स्वार्थी व्यक्तियों के बराबर है। क्या कहते हैं कि एक विश्वास वाला व्यक्ति एक ऐसी सामाजिक शक्ति है जो कि 99 कोरे स्वार्थी व्यक्तियों के बराबर है। सबसे बड़ी बात किस पर कहते हैं? विश्वास वाले व्यक्ति पर, कि उनके 99 स्वार्थी व्यक्तियों के बराबर एक विश्वास वाले व्यक्ति की एक सामाजिक शक्ति के रूप में उन्होंने उल्लेख किया है, उसका संदर्भ दिया है। इसमें वो कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो शासन प्रणाली है, सबसे उत्तम सर्वोच्च जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की है, और वो किस में यकीन करते हैं, तो इसमें स्पष्ट बताया है कि सबसे जो अलग अलग विभिन्न शासन व्यवस्था हैं, जैसे राजतंत्र है, अल्पतंत्र है, गूढ़तंत्र है, कुलीन तंत्र है, अधिनायक तंत्र है और प्रजातंत्र है, तो इन सभी शासन व्यवस्था में जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च कोई शासन प्रणाली है तो वो है प्रजातंत्र, अर्थात लोकतंत्र, अर्थात जनतंत्र, अर्थात डेमोक्रेसी। आई बात समझ में? ये पूरी तरह से लोकतंत्र शासन व्यवस्था के पूरे पक्षधर हैं। कभी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपको स्पष्ट तौर पे बताना है कि जे.एस. मिल लोकतंत्र को, जनतंत्र को, प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में इंगित करते हैं, स्पष्ट करते हैं। क्लियर? ठीक है। ये किसी प्रकार से हॉब्स लॉक की तरह कोई राजतंत्र में यकीन नहीं करते हैं, बल्कि प्रजातंत्र में विश्वास जताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र है। कहते हैं ये कि शासन का उद्देश्य मानवीय क्षमताओं का विकास करना है। मनुष्य के अंदर जो अपनी कैपेसिटी है, जो उसकी स्किल है, उसकी जो योग्यता है,
उनका डेवलपमेंट करना, उनका सर्वांगीण विकास करना, उनका चहुमुखी विकास करना। क्योंकि मानवीय एक ऐसी ईश्वरीय कृति है जिसका कि कोई सीमा नहीं होती है, जो उसकी कोई परिधि नहीं होती है कि उसका विकास उस सीमा तक रुक जाता है। अपार शक्ति होती है। तो मनुष्य हमेशा शासन व्यवस्था का उद्देश्य होना चाहिए कि मनुष्य की क्षमताओं का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, और वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जिसके द्वारा अपने नागरिकों के राजनीतिक शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करते हुए नागरिकता की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला के रूप में कार्य किया जाए। बात समझ में आई आपको कि मानवीय क्षमताओं का विकास करना हर सर्वश्रेष्ठ शासन का एक उद्देश्य होता है, और वही सरकार सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ मैं। तो ऐसा जे.एस. मिल कहते हैं कि जिसके द्वारा अपने नागरिकों को, यानी अपने राज्य के नागरिकों को राजनीतिक शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करते हुए नागरिकता की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला के रूप में वो कार्य करें। अच्छे नागरिक होंगे तो अच्छा राज्य होगा, अच्छा शासन होगा, अच्छा विकास होगा, हर एक मामलों में उसको सफलता हासिल होगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि आदर्श सरकार वह शासन है या वह है जिसमें संप्रभुता या अंतिम नियंत्रण की शक्ति समुदाय के पूरे समूह में हो। कहने के तात्पर्य सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली, आदर्श आइडियल गवर्नमेंट वही है जिसमें संप्रभुता या अंतिम जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो किसी व्यक्ति विशेष में न होकर पूरे समुदाय, पूरे जनता समूह में हो। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा न केवल संप्रभु इच्छा को व्यक्त करने का, परंतु सार्वजनिक कार्यों को संपादन करने में भी किसी न किसी तरीके से सक्रिय भाग लेना चाहिए। कहने का मतलब अंतिम सर्वोच्च शक्ति किसको प्रदान करते हैं? व्यक्ति को प्रदान करते हैं। कि संप्रभुता का निवास कहाँ पर है? व्यक्ति में, नागरिक में। इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा न केवल संप्रभु इच्छा को व्यक्त करने का, बल्कि सार्वजनिक कार्यों को संपादन करने में भी उसकी भूमिका होनी चाहिए, वो भी उसके साथ संलग्न होना चाहिए। मिल कहते हैं कि आपको बताएंगे कि आपके संपत्तिहीन होने का कारण आप प्रतिनिधित्वहीन हैं। इसके विपरीत में मैं ये कहता हूँ कि आप प्रतिनिधित्वहीन होने के कारण ही संपत्ति विहीन है। कहने के तात्पर्य उन्होंने अपनी प्रतिनिधित्व पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। मिल के अनुसार विभिन्न शासन व्यवस्था में अगर सर्वश्रेष्ठ शासन भोग्य प्रणाली है तो वो है प्रजातंत्र। अब इस सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली का उल्लेख करते हुए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि वर्तमान दौर में, क्योंकि प्राचीन यूनान में देखते हैं कि जहाँ पर सीमित क्षेत्रफल था, भूभाग था, सीमित जनसंख्या थी, तो राज्य छोटे होते थे। अब छोटे राज्य होते थे तो संपूर्ण जनता पूरी तरह से उस सरकार में, उस राज्य में इन्वॉल्व होकर सक्रिय भागीदारी निभाते हुए सत्ता का संचालन करते थे। लेकिन वर्तमान में बहुत बड़े भूभाग, बहुत बड़ा क्षेत्रफल अथाह जनसंख्या, तो ये पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से भाग हर कोई जनता ले नहीं सकती। तो इसके लिए किस प्रकार से प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था के रूप में, यानी अपनी जनता अपने प्रतिनिधि चुने और वो प्रतिनिधि जनता की इच्छा के अनुरूप आगे जाकर काम करें, इसके संदर्भ में अपनी क्या बात है स्पष्ट करते हैं। तो देखो अब समझते हैं उनके प्रतिनिधित्मक शासन के संदर्भ में क्या विचार है। देखिए, मिल कहते हैं कि सच्चा प्रजातंत्र तो वह है जिसमें सभी नागरिक प्रत्यक्ष रीति से शासन कार्य में भाग लें, यानी वास्तविक सत्य रूप से प्रजातंत्र तो वो है जिसमें उस राज्य के सभी नागरिक, राज्य में रहने वाले सभी नागरिक, कोई भी बाहर नहीं छूटे, सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लेते हो। तो सबसे अच्छा शासन, सर्वश्रेष्ठ शासन तो वो है। किंतु क्योंकि ये वर्तमान समय में विशाल राष्ट्रीय राज्यों में संभव नहीं है, क्योंकि अब वर्तमान जो राज्य हैं उनका बेहद विशाल क्षेत्रफल है, विशाल भूभाग है, विशाल जनसंख्या और विशाल राष्ट्र राज्य का जो स्वरूप है उसमें ऐसा संभव नहीं है। अतः मिल की दृष्टि में सर्वोत्तम शासन अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र अथवा प्रतिनिधित्मक शासन ही हो सकता है।
अब इस प्रकार के बहुत बड़े विशाल क्षेत्रफल वाले और विशाल जनसंख्या वाले देशों में अब एकमात्र जो तरीका है या रूप है वो है कि जनता अब अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अथवा प्रतिनिधियात्मक शासन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी जनता अपने प्रतिनिधि को चुने, इस प्रकार का शासन ही सर्वश्रेष्ठ शासन हो सकता है। अब इस शासन प्रणाली में राज्य से नागरिक समय समय पर अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उनके द्वारा अपनी नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी उस भूभाग को, उस राज्य को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और फिर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से अपना एक प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि उन जनता की इच्छा का ही परिणाम होता है और फिर जनता ही उस प्रतिनिधि पर अपना नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करते हुए जनता के हितों के अनुरूप वो कार्य करते हैं। आप जरा समझ में आएंगे आपको कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र तो सर्वश्रेष्ठ शासन है लेकिन वर्तमान में संभव नहीं है। विशाल राष्ट्र राज्य होने के कारण वर्तमान में संभव नहीं है। इसलिए इस संदर्भ में बताया है कि जो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है या प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें प्रतिनिधि जनता स्वयं चुनती है, यही शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानी जाती है। यही बात समझ में। इसलिए इन्होंने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रतिनिधियात्मक शासन के संबंध में इन्होंने अपनी जो रचना है, जो पुस्तक है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में पूरे विचार उल्लेख किए हैं। ठीक है, ये हो गए उनके प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में विचार। अगला है प्रजातंत्र और दक्षता का समन्वय। दक्षता को कौशल भी कह सकते हैं। प्रजातंत्र और दक्षता का किस प्रकार से समन्वय के बारे में अपने विचार प्रकट करते हैं। देखो, मिल को इस बात का पता था कि प्रतिनिधि सामान्य योग्यता के व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा अच्छे कानून का निर्माण नहीं हो सकता और विधि निर्माण का कार्य अधिक योग्यता और अनुभव का कार्य है। इसलिए यह कार्य विधानसभा का न होकर दक्ष और अनुभवी व्यक्तियों की एक छोटी सी संस्था का होना चाहिए। इस संस्था में राजनीतिक दलों के नेता और दक्ष सरकारी कर्मचारी होंगे। समझे आप? क्योंकि आप देखेंगे कि जनता जिस व्यक्ति को चुनती है ना, उसमें केवल योग्यता को नहीं देखा जाता है। देखो, हर व्यक्ति में सभी गुण एक समान नहीं होते। किसी में नेतृत्व क्षमता अच्छी है, किसी में वाक्पटुता अच्छी है, किसी अन्य बैकग्राउंड से आता है तो उस संदर्भ में केवल एक क्षेत्र में उसको विशेषज्ञता हासिल होती है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एक अलग अलग योग्यता होती है, अलग अलग गुण होते हैं। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी अन्य प्रकार से चुनकर आ जाते हैं। तो ये कहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि जो जनता चुनती है वो एक एवरेज सामान्य योग्यता के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, इसलिए किसी भी राज्य की सफलता के द्योतक उस राज्य की जो शासन प्रणाली है, उस शासन प्रणाली में जो भी उनके द्वारा जो कानून का निर्माण किया जाता है, विधि का निर्माण किया जाता है या और भी जो कार्य किए जाते हैं उस पर निर्भर करता है। केवल अच्छे प्रतिनिधि चुनना नहीं होता है और हर प्रतिनिधि एक समान भी नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं औसत योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं, इसलिए उनके द्वारा सामान्य तौर पर अच्छे कानून, अच्छी विधि का निर्माण नहीं हो सकता। और विधि निर्माण का कार्य कोई छोटा मोटा नहीं होता, बहुत बड़ा कार्य होता है। उस विधि से उस राज्य का भविष्य तय होता है। इसलिए विधि निर्माण का कार्य बहुत ही अधिक योग्य, प्रतिभाशाली और अनुभवी व्यक्तियों का काम होता है। अब ये प्रतिनिधि में ऐसी बात हर जगह नहीं मिल पाती, अपवाद हो जाते एक दो, लेकिन सभी प्रतिनिधि इस प्रकार से योग्यता संपन्न, अनुभवी और प्रतिभाशाली नहीं होते हैं कि उसको विधि के निर्माण करते समय अच्छे ढंग से बारीकी से अध्ययन करके ये दूरदृष्टि को देखते हुए काम करें। ऐसा संभव हो नहीं पाता। इसलिए कहते हैं कि ये कार्य विधानसभा का न होकर एक ऐसे दक्ष, स्किल, अनुभवी व्यक्तियों का है या व्यक्तियों की ऐसी छोटी सी संस्था का होना चाहिए जिसमें ये हमारे जनप्रतिनिधि भी हो और साथ ही साथ सरकार के उच्च स्किल, दक्ष, योग्य अधिकारी हो।
ये सभी मिलकर ही अच्छे ढंग से कानून का निर्माण कर सकेंगे, विधि का निर्माण कर सकेंगे। फिर ये भी कहते हैं कि ये जो कर्मचारी है, इनकी जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति निर्वाचन के स्थान पर परीक्षा लेकर एक स्वतंत्र आयोग द्वारा स्थायी रूप से की जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है, जो आज के समय में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं जो इस प्रक्रिया का पालन करते हैं, वो आज से 200-250 वर्ष पहले खुद स्वयं ये कह के गए। क्या बताया इन्होंने कि जो कर्मचारी है उनकी नियुक्ति चुनाव के आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक परीक्षा एग्जाम लिया जाए और एग्जाम एक बिल्कुल स्वतंत्र आयोग द्वारा स्थायी रूप से इनकी परीक्षा लेकर नियुक्ति की जानी चाहिए और इन पर नियंत्रण और पद से हटाने का अधिकार विधानसभा को दे दिया जाना चाहिए। जो आज के समय में बिल्कुल हूबहू ऐसा मिलता है, ऐसी कैसी व्यवस्था का उन्होंने पूरा इसका उल्लेख किया है। सोचो आप, इतने समय पूर्व भी देश मिलकर कितनी दूरदृष्टि और प्रगतिशील विचार थे। आज दुनिया का हर राष्ट्र इस प्रकार के व्यवस्था का अनुपालन कर रहा है, चाहे किसी भी विचारधारा से जुड़ा क्यों न राष्ट्र हो। अपने राज्य में अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में बिल्कुल यही प्रोसीजर को फॉलो करता है और यही तरीका है आज के समय में कानून निर्माण का और प्रशासन चलाने का। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी उन्होंने बात बताई कि अच्छा प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है जब उसमें दक्षता का समन्वय हो, और दक्षता के लिए उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि एक ऐसे दक्ष, अनुभवी, कुशल, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हो, अधिकारी हो, जो उसके साथ मिलकर अच्छे ढंग से कानून का निर्माण करें और फिर ये जो हमारे प्रतिनिधि हो और अधिकारी दोनों मिलकर इस काम को पूरा करें। ठीक है, ये बताया उन्होंने प्रजातंत्र और दक्षता के समन्वय। अगला है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों की रक्षा करने का दायित्व भी राज्यों पर दे रहे हैं। क्या कहते हैं, मिल को इस बात का भी पता था कि व्यवहार में प्रतिनिधित्वक शासन बहुमत में निरंकुश शासन में परिणत हो सकता है। इनको पता था कि कभी भी ये जो प्रतिनिधि शासन व्यवस्था है, इनको बहुत ही जोर जबरदस्त तरीके से बहुमत मिल गया चुनाव में, तो दुनिया में आज तक इतिहास रहा है कि बहुमत की आड़ में हमेशा सरकार निरंकुश होती आई है। खुदा न खास्ता कभी भी ये सरकार बहुमत से बहुत खुश होकर निरंकुश शासन में परिणत हो जाए और फिर उनमें अल्पसंख्यकों का दमन शुरू हो जाए तो क्या होगा। इसलिए कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का दमन नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुछ उन्होंने सुझाव दिए, कुछ उन्होंने उपाय बताए। पहला उपाय क्या बताया है कि विधानसभा में स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य यथार्थ निर्दलीय, और दूसरा उन्होंने सबसे बड़ा बात बताई है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसमें अपन देखते हैं कि एकल संक्रमणीय, सूची प्रणाली, वैकल्पिक मत प्रणाली, वैश्विक मत प्रणाली, इस प्रकार के द्वितीय मत प्रणाली, कई प्रकार की प्रणालियों का उल्लेख मिलता है और इसको हम हेयर प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि हेयर महोदय में इन्होंने काफ़ी कुछ सुझाव दिया था। तो अल्पसंख्यकों का भी सरकार में हिस्सा हो, सरकार में भूमिका हो, सरकार में योगदान हो, इसके संदर्भ में भी ये कहते हैं कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाकर अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए शासन व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, और आज यही होता है दुनिया के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में कि इस व्यवस्था को लागू करते हुए हर एक प्रतिनिधि, मतलब जो अल्पसंख्यक शासन, जो अल्पसंख्यक ग्रुप हैं, जो समुदाय हैं, उनको भी शासन व्यवस्था की मुख्य धारा में जोड़ दिया जाता है और उनको भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय इनका जो सुझाव या उनका जो विचार है वो रहा है।